गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लासेस में हमने टोटल 6 में से 5 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 5 टू फेज सिस्टम, हिंदी में कहते हैं द्विप्रवास्था निकाय, ये एक बच गया है। और ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 और टू फेज सिस्टम, ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से है। पिछले सिलेबस में इसका नाम टू फेज सिस्टम था। इस साल आप लोगों का सिलेबस बदल गया है, तो इस साल ये जो है ये चैप्टर नंबर 3 है और इसका यूनिट का नाम है एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। मतलब हमें स्टीम की प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना है, उसका निरीक्षण करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है, उसकी चीज़ों को जानना है। ओके, तो जो आपका इंडेक्स है स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है इसका पीडीएफ, उसमें आपको न्यू यूनिट के हिसाब से भी नाम मिल जाएगा, पुराने यूनिट के हिसाब से भी मिल जाएगा। इस साल ये अपडेट नहीं हो पाया, नेक्स्ट ईयर आपके पोर्शंस में ये अपडेटेड आपको मिल जाएगा। नया अगर आपको ज़रूरत होगा तब दे देंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 टू पेज सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखा जाए तो वो रैंकाइन साइकिल बनता है एग्जाम के हिसाब से, और रैंकाइन साइकिल से हर दूसरे सेमेस्टर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो समझते हैं इस साइकिल को। देखिए, रैंकाइन साइकिल जो है वो एक आदर्श साइकिल है और जिसका यूज स्टीम पावर प्लांट्स की परफॉर्मेंस कंपैरिजन में होता है। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल क्या है? एक आइडियल साइकिल है, एक आदर्श साइकिल है। और आदर्श जो चीजें होती हैं वो जनरली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। जैसे महात्मा गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत है, विवेकानंद जी हमारे प्रेरणा स्रोत है, पर वो हमारे बीच है नहीं, पर उनकी बातें हम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमें 100% जाने का इनसे प्रेरणा मिलता है। ओके, तो रैंकाइन साइकिल भी इसी तरह का एक आदर्श साइकिल है और इसका यूज जो है वो स्टीम पावर प्लांट्स की परफॉर्मेंस कंपैरिजन में होता है। कि जैसे किसी स्टीम पावर प्लांट का परफॉर्मेंस जो है उसको चेक करते हैं कि ये रैंकाइन साइकिल के हिसाब से इसको मैक्सिमम इतना हो सकना था, तो हमारा कहाँ तक हो रहा है। जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 100% टोटल परसेंटेज होता है, पर आप जिस हिसाब से तैयारी करते हैं, आपको जैसे आप 90% मान के चलते हैं तो आप उसके आसपास पहुंचते हैं। जब आप 100% मान के चलेंगे तो आप उससे आगे जाएंगे। जब आपका लक्ष्य सिर्फ पास होना होगा तो आप काफी कम पढ़ेंगे। तो ऐसी चीजें जो है कंपैरिजन के लिए होता है। यह कार्नोट साइकिल का मॉडिफाइड फॉर्म है। कार्नोट साइकिल हम पढ़ चुके हैं, ये उसी का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस तब होता है, तब तक होता है जब तक कि स्टीम कंडेंस होकर वाटर में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। ठीक है, मैं इसको फिर समझाऊंगा अच्छे से, इस डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, साइकिल का मेन यूज क्या है? पावर परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए स्टीम पावर प्लांट्स की। ठीक है, उसमें यूज है, और कार्नोट साइकिल का मॉडिफाइड फॉर्म है। देखिए, ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, इस पूरे डायग्राम से समझते हैं हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल का सचित्र वर्णन समझ लीजिए इस तरह से। सचित्र सचित्र मान लेते हैं, या फिर इसे हिंदी इंग्लिश में इसका वर्ड जो स्कीमेटिक है, इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, ऐसा डायग्राम। ठीक है, तो देखिए, यह है वर्क इनपुट। वर्क इनपुट का मतलब है हम वर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो वर्क इनपुट किस में देते हैं? जनरली हम पंप में देते हैं, कंप्रेसर में देते हैं वर्क इनपुट। जैसे आप गाड़ियों में हवा भराने के लिए जाते हैं तो पहले बिजली से चालू करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ता है कंप्रेसर में, तभी वो स्टार्ट होता है। इसे ही वर्क इनपुट कहते हैं। तो जैसे ये पंप है, घरों में पंप होता है, तो आपको पहले क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देना पड़ता है, या सोलर एनर्जी देना पड़ता है, तभी ये पंप स्टार्ट होता है। और जब ये पंप स्टार्ट हो जाता है तो ये पानी आपका फीड करना चालू कर देता है। इसीलिए इसको पंप भी आप लिख सकते हैं और फीड पंप भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो लिख लीजिएगा। फीड पंप का मतलब हो रहा है पानी जो फीड कर रहा है, पानी दे रहा है जो। ओके, फिर आते हैं, देखिए, ये कंपोनेंट जो है इसको बोलते हैं बॉयलर। बॉयलर का मतलब क्या होता है? ऐसा इक्विपमेंट जो बॉईल करे, लिक्विड्स को बॉईल करे। आप लोग घर में पानी बॉईल करते हैं, मतलब पानी उबालते हैं, जो है वही प्रोसेस बॉयलर में होता है। तो बॉयलर इज द डिवाइस विच इज यूज फॉर बॉइलिंग द लिक्विड्स और वाटर। ठीक है, तो जनरली पानी यूज होता है प्लांट्स में, क्योंकि भाप जो होता है वो पानी के ही भाप का जनरली हम यूज करते हैं। तो बॉयलर में हम क्या करते हैं? हीट सप्लाई करते हैं। जहां भी पानी हमको गर्म करना है वहां पे हम हीट सप्लाई करेंगे, पानी हमारा गर्म होगा। ठीक है, पानी हमारा गर्म होगा बॉयलर में, तो स्टीम बनेगा। स्टीम बनेगा, भाप जो बनेगा, तो वो भाप जो है वो उसको हम भेजते हैं, जो भी हमारा सप्लाई लाइन होगा, चाहे वो पाइप्स हो, चाहे थ्रू एनी पैसेज हो,
उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे स्टीम इंजन में या स्टीम टरबाइन में भेजते हैं। स्टीम शब्द का मतलब ये है कि ये जो इंजन है या ये जो टरबाइन है वह स्टीम से चलने वाला टरबाइन है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम स्टीम इंजन। इंजन दैट इज रन बाय द यूज ऑफ स्टीम, दैट इज कॉल्ड स्टीम इंजन और टरबाइन। तो इंजन से हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। ओके, फिर है कंडेंसर। कंडेंसर का काम, कंडेंसर को हिंदी में बोलते हैं संघनित्र, ठीक है, और इसका काम होता है संघनन करना। जैसे कि आपने पानी को उबाला, उसके ऊपर प्लेट रख दिया, प्लेट गर्म हो गई, फिर आपने उस प्लेट को हटा के देखा तो उसके ऊपर पानी की जो बूंदें आ जाती हैं, है ना, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। मतलब किसी एलिमेंट का, किसी ऑब्जेक्ट का गैस फॉर्म से, स्टीम फॉर्म से, वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और ये प्रोसेस जहां पर होता है उसको बोलते हैं कंडेंसर। तो बॉयलर का काम क्या है, लिक्विड को गैस में बदलना, स्टीम में बदलना। कंडेंसर का काम है गैस या वेपर या स्टीम को वापस लिक्विड में बदलना। तो जब ये वापस लिक्विड में बदलेगा तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, इसीलिए लिखते हैं हीट रिजेक्टेड। ठीक है, तो हीट रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक एक्सट्रैक्शन पंप होता है, उसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, भेज देते हैं हमारा वेल में। वेल मतलब कुआं है या गड्ढा है, उसमें भेज देते हैं। यहाँ कंडेंस वाटर हमारा जमा हो जाता है, कंडेंस हुआ वाटर, और ये थोड़ा गर्म होता है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं हॉट वेल। ठीक है, और तो अब देखते हैं, देखिए प्रोसेस को हम देखते हैं। प्रोसेस नंबर 1 से 2 में क्या हो रहा है कि पानी का सप्लाई होने के बाद बॉयलर में, ठीक है, पानी का सप्लाई जो हो चुका है बॉयलर में, उसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं और वाटर को बॉईल कर रहे हैं। वाटर के बॉईल होने के बाद प्रोसेस नंबर 2 से 3 में उस स्टीम से हम क्या कर रहे हैं, स्टीम इंजन को रन करके वर्क आउटपुट ले रहे हैं। यहाँ पे हमने हीट सप्लाई किया था। फिर देखिए 3 से 4 में हम क्या कर रहे हैं, 3 से 4 में हम कंडेंसर के थ्रू पहले तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो हीट रिजेक्ट हो रहा है, उसको एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक वेल में कलेक्ट कर ले रहे हैं। और इस ये जो लिक्विड कलेक्ट हो रहा है इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है, इसलिए इसको हम हॉट वेल भी कह सकते हैं। ओके, फिर अगेन एक पंप के द्वारा, ठीक है, एक्सट्रैक्शन पंप का मतलब हो गया ये यहाँ से अलग करके वेल में भेज रहा है। फीड पंप का मतलब हो गया ये बॉयलर में फीड कर रहा है। ठीक है, किसी चीज के अंदर जब डालते हैं कोई चीज को तो उसको बोलते हैं फीड या फीडिंग। जैसे किसी को खाना भी खिलाते हैं तो उसको भी फीडिंग बोल देते हैं, क्योंकि इसको पेट के अंदर डाल रहा है। ओके, तो देखते हैं, पंप जहाँ पे होता है वहाँ वर्क इनपुट होगा, बॉयलर जहाँ पे है वहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है, इंजन जहाँ पे है वहाँ वर्क आउटपुट मिल रहा है, और कंडेंसर जहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। देखिए ये फंडा तो सिंपल सा है कि कहीं से हीट सप्लाई करेंगे तो वर्क आउटपुट मिलेगा और कुछ हीट रिजेक्ट भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें हमको वर्क इनपुट देना पड़ रहा है। ठीक है, देखते हैं इन ग्राफ्स को हम समझेंगे थोड़ी देर में। पहले हम रैंकाइन साइकिल के डिटेल्स को थियोरेटिकल पढ़ते हैं और उसको कंपेयर करेंगे हमारे कर्व से। ओके, देखिए रैंकाइन साइकिल में वर्किंग सब्सटेंस स्टीम होता है। यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो है स्टीम, और यह साइकिल जो है वो PVTS HS कर्व के रूप में फिगर में शोन है। तो ये इसका PV डायग्राम है, देखिए ये मैंने ये गोला बना दिया है, ये PV डायग्राम है, ये देखिए ये TS डायग्राम है, और ये HS डायग्राम है। ठीक है, ये 3 ग्राफ है। यहाँ पे P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है, आयतन है। प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन के बीच का ग्राफ है। ये T जो है ये है टेम्परेचर, ये S जो है ये है एंट्रोपी, ये तापमान और एंट्रोपी के बीच का ग्राफ है। ये H है एंथैल्पी और ये S है एंट्रोपी। तो ये एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच का ग्राफ हुआ। रैंकाइन साइकिल में वर्किंग सब्सटेंस स्टीम होता है। यह साइकिल PVTS HS कर्व के रूप में फिगर में शोन है। रैंकाइन साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन 1 से 2, हीट सप्लाई और हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, ये देखिए 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम होता है, तो टेम्परेचर के लिए हमारा बन गया कांस्टेंट लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं, एब्जॉर्ब या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ये बॉयलर के अंदर का प्रोसेस है। ठीक है, बॉयलर के अंदर का ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में वाटर को क्या करते हैं, हम फीड पंप की सहायता से बॉयलर में पहुंचाते हैं, और बॉयलर में हीट सप्लाई के द्वारा वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। इस कन्वर्जन प्रोसेस में प्रयुक्त हीट को
लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट किस तरह का हीट होता है, देखिए दो तरह के हीट होते हैं, एक होता है सेंसिबल हीट और एक होता है लेटेंट हीट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर करते हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तापमान उसका बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट। और लेटेंट हीट किसे कहते हैं, लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, हिंदी में से कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त मतलब छुपा हुआ ऊष्मा, ठीक है। तो समझते हैं कि गुप्त ऊष्मा या छुपा हुआ ऊष्मा क्या होता है। तो देखिए पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो माना गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बॉईल होने लगता है, ठीक है। अब उसके ऊपर उसका टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, वो 100 डिग्री ही रहता है। और पानी जो होता है वो भाप में बदलने लगता है, ठीक है, भाप में बदलने लगता है। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन हम हीट सप्लाई तो करते ही जा रहे हैं, उसमें तो मतलब उस समय तो आप फायर तो जलाए ही हुए रहते हैं, आग सप्लाई करते रहते हैं, हीट सप्लाई करते रहते हैं। तो हीट सप्लाई करने के कारण उष्मा तो उसमें जाते रहती है, परंतु उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है उसका। तो ये हीट कहाँ जाती है, ये हीट उसका फेज चेंज कर देती है, लिक्विड से उसको क्या कर देती है, लिक्विड से उसको गैसियस फॉर्म में बदल देती है। ओके, तो एक तो वो उष्मा हो गई, हीट हो गई, जो क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है। और एक हीट जो हो गई वो टेम्परेचर को तो नहीं बढ़ाती है, लेकिन उसके फॉर्म को बदल देती है, उसके रूप को बदल देती है, लिक्विड को गैस में बदल देती है या सॉलिड को लिक्विड में बदल देती है, ठीक है। तो जनरली पानी के केस में लेटेंट हीट क्या करती है, ये पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाने के बाद पानी के टेम्परेचर फिर 100 ही डिग्री होता है, परंतु उसका जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होने लग जाता है, वो स्टीम में बदलने लग जाता है। तो ये उष्मा कहाँ चले जा रही है, उसके लेटेंट हीट में चले जा रही है। फिर लेटेंट हीट फेस कन्वर्जन में प्रयुक्त हीट होती है। फेस कन्वर्जन में मतलब रूप बदलने में प्रयुक्त होने वाले हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इसका बोलने का मतलब ये है कि जब तक ये लेटेंट हीट सप्लाई होते रहता है T1 से लेके T2, मतलब शुरुआत में जितना टेम्परेचर होता है आखिरी में भी उतना ही होता है। मतलब 10 मिनट पहले आपने देखा या कुछ ऊर्जा सप्लाई करने से पहले आपने देखा इतना टेम्परेचर है, फिर उष्मा सप्लाई करने के बाद आपने देखा या कुछ समय बाद जब आपने देखा तो उस समय भी उतना ही टेम्परेचर है। तो T1 इजिकल टू T2 दो समय में या दो कंडीशन में जब हमने देखा तो ये दोनों बराबर मिले हमें। और वाटर का जो प्रेशर होता है वो P1 वॉल्यूम V1 चेंज होके क्या हो जाता है, P2 V2 हो जाता है, मतलब बदल जाते हैं। P1 से P2 हो जाता है, इसका मतलब है बदल जाता है, कम होता है कि ज्यादा होता है, ये ग्राफ से हमको समझ में आएगा। वॉल्यूम भी कम से होकर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस के अंत में हमें ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की प्राप्ति होती है। तो ड्राई मतलब सूखा स्टीम का प्राप्ति होता है, ऐसा बोलने का मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं होता, लिक्विड नहीं होता है, हमें भाप पूरा मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है, भाप में वेपर के कण भी होते हैं, वाष्पन के कण होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेट स्टीम। और ऐसा भाप जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्राई स्टीम। सैचुरेटेड का मतलब होता है 100% या फिर इसको बोलते हैं कंप्लीट। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मतलब पूरा का पूरा ड्राई, सैचुरेटेड का मतलब आ गया पूरा पूरा, ठीक है। कोई चीज सेचुरेट हो गया मतलब आप खाना खा रहे हैं, अब आप सेचुरेट हो गए, इसका मतलब है कि अब आप और खाना नहीं खाएंगे, अब आप पूरे हो गए, अब 100% हो गए, आप कंप्लीट हो गए, उसे ही कहते हैं सेचुरेटेड। तो ड्राई सेचुरेटेड पूरे तरह सूखा हुआ और वो भी पूरे तरीके से स्टीम, ऐसा स्टीम हमको मिलता है 1 से 2 में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। तो ये देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन का डायग्राम है। टेम्परेचर इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, परंतु ये डोम के अंदर का ग्राफ है, यहाँ डोम नहीं बनाया हुआ है, ये देखिए ये डोम बना हुआ है, ठीक है। ये जो ग्राफ के ऊपर में ये जो कर्व हमने बना दिया है, पॉइंट्स को मिलाते हुए एक कर्व बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या किया है, देखिए एक ये कर्व बना दिए हमने, ये डोम ही है समझ लीजिए। डोम का मतलब है एक शंकुआकार, जैसे इसके ऊपर का ये पोर्शन छूट गया है, यहाँ पे ये पोर्शन बना हुआ है, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे भी बनना था पर हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो इसे कहते हैं डोम। डोम के अंदर क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का लाइन क्या होता है, सेम बनता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो प्रेशर आपको जो कांस्टेंट दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो तो नहीं बदलेगा जब हीट सप्लाई करते हैं, क्योंकि लेटेंट हीट होता है, फेज बदलता है यहाँ पर। तो टेम्परेचर तो देखिए कांस्टेंट है, साथ ही साथ यहाँ प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। डोम के अंदर प्रेशर टेम्परेचर दोनों का लाइन सेम बनता है, कांस्टेंट लाइन बनता है, यही लाइन बनता है, ठीक है। फिर आते हैं 2 से 3 में हमारा एडियाबैटिक आइजेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबैटिक बोलिए या फिर आइजेंट्रोपिक एक्सपेंशन बोलिए 2 से 3 में। यहाँ पे हमको वर्क आउटपुट मिल रहा है। तो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम को 0.2 से आइजेंट्रोपिकली एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम इस स्टीम को, ठीक है।
और किसी स्टीम टरबाइन या इंजन पर प्रेशर P2 तरह टेम्परेचर T2 कम होकर P3 और T3 हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसी स्टीम को हम क्या किसी स्टीम टरबाइन या इंजन में ले जाते हैं, ठीक है। वहां पे इंजन से वर्क आउटपुट मिलता है और प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा में बदल जाते हैं, वर्क आउटपुट में बदल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उष्मा का आप लोग पढ़े हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब उष्मा को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे स्टीम से हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब है ये उष्मा कहाँ से आई है, अंदर ही अंदर कहीं पे कुछ चीजें कन्वर्ट हुई। तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे प्रेशर कन्वर्ट हुआ है और टेम्परेचर कन्वर्ट हुआ है, और कहाँ पे ये प्रोसेस 2 से 3 है, तो प्रेशर 2.2 पे जो प्रेशर था P2 या टेम्परेचर था T2, वही कन्वर्ट होके P3 या T3 में कम हो गया है, ठीक है, इसकी वैल्यू लेस हो गई है। ओके, इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक, इसीलिए इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, इसीलिए इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, अतः एंट्रोपी भी कांस्टेंट होती है। और जिस भी प्रोसेस में हीट चेंज नहीं होता है, उस प्रोसेस में एंट्रोपी भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमने एंट्रोपी का फॉर्मूला पढ़ा है, ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। तो एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड है, एंट्रोपी हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। और क्योंकि हीट जब चेंज नहीं हो रहा है, तो एंट्रोपी भी कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हीट के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब हीट ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, हीट चेंज नहीं हो रहा है, तो उस प्रोसेस में एंट्रोपी भी चेंज नहीं होती है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और आखिरी में हमें क्या होता है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसके कारण कुछ स्टीम जो होता है वो कन्वर्ट होने लग जाता है लिक्विड में, तो जिसके कारण ड्राई स्टीम जो है वो कन्वर्ट होकर वेट स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब सूखा हुआ जो स्टीम है वो चेंज हो गया है, बदल गया है, अब उसमें कुछ मॉइस्चर आ गया है, वेपर आ गया है, इसलिए अब इसको अपन बोल रहे हैं वेट स्टीम। क्योंकि इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं होता है, इसीलिए 0.2 से 3, ये प्रोसेस 2 से 3 के लिए था, तो इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी भी नहीं बदलेगा, 2 से 3 होगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम आइसोथर्मल कंप्रेशन, दैट इज हीट रिजेक्टेड 3 to 4 हीट रिजेक्टेड। तो 3 to 4 हीट रिजेक्टेड में अगर हम देखें आइसोथर्मल कंप्रेशन को, तो वेट स्टीम जो है 0.3 पे को एक कंडेंसर में हम क्या करते हैं, कंडेंस कर लेते हैं, ठीक है। 3 से 4 में हमारा कंडेंसर में कंडेंस हो जा रहा है, डायग्राम आप देख लीजिए, ये 3 से 4 में हमारा कंडेंसर में कंडेंस हो जा रहा है, ठीक है। तो 3 से 4 में जब कंडेंसर में कंडेंस हो जा रहा है, तो इस मतलब कंडेंस हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वापस स्टीम से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका मतलब है फेस चेंज हुआ। और जहां पर भी फेस चेंज होता है वहां पे हीट ट्रांसफर होगा, हीट रिजेक्ट होगा, ठीक है, हीट बाहर आएगी। तो टेम्परेचर हो गया यहाँ पर अगेन कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया यहाँ पर T3 से T4, और प्रेशर भी प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा, P3 इज इक्वल टू P4। ये कैसे हो रहा है, ये हम लोग ग्राफ में करो में देख के समझते हैं। और वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है, तो उसको V3 से V4 हो गया है, एंट्रोपी भी चेंज हो गया, S3 से S4 हो गया है। द लास्ट प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जो है वो 4 to 1 है। 4 to 1 में देखते हैं, कंडेंसर से जो कंडेंस वाटर हमको एक्सट्रैक्शन पंप की सहायता से हमने जो हॉट वेल में एकत्र किया है, जमा किया है, अब इस प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पंप के थ्रू P4 से P1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, P4 से P1 में ये बढ़ रहा है। हॉट वेल में टेम्परेचर भी जो हो रहा है वो T4 से बढ़ के T1 तक बढ़ रहा है। इस प्रकार एक चक्र पूर्ण होता है। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट सप्लाई की जाती है, ठीक है। टेम्परेचर जब बढ़ाना होता है हमको, तो हम लोग हीट सप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, इसका कर्व देख लेते हैं अब हम। तो ये पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में 1 to 2 में आपको दिख रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और यहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है Q1। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका ग्राफ आपको मैंने जैसा बताया है वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि जहाँ पर लेटेंट हीट यूज हो जाता है या जहाँ पर फेस कन्वर्जन होता है, वहाँ पे जो ग्राफ है वो डोम के अंदर बनता है। डोम का मतलब आप एक तरह से इस तरह के शेप को आप बोलते हैं डोम। ये जो शेप आप देख रहे हैं इसे कहते हैं डोम, ठीक है। तो इसके अंदर में प्रेशर टेम्परेचर का कर्व सेम बनता है, कांस्टेंट लाइन बनता है, ओके। क्योंकि लेटेंट हीट में प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं, फेज बस चेंज होता है। सेकंड जो प्रोसेस है 2 to 3, वो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में जो हो रहा है वो हमको वर्क इनपुट देना पड़ रहा है, ठीक है। 3 to 4 जो है, तो इसका कर्व तो ऐसे ही बनता है, आपको पता है। 3 to 4 जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन में वॉल्यूम जो हो रहा है वो कम हो रहा है, V3 से V4 हो जा रहा है, ठीक है। देखिए 0.2 पे वॉल्यूम निकालना है, तो इसको नीचे ले आइए, ये जहां पर भी टच होगा नीचे वॉल्यूम कर्व में, उसको V2 मान लेंगे। अब V3 को भी नीचे ले आएंगे, तो ये जहां पे टच हो जाएगा ये V3 हो जाएगा। अब ये देखिए वॉल्यूम का ग्राफ, ये ओरिजिन से इस तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जितना भी ज्यादा
जितने दूर पे कोई भी पॉइंट होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो V3 का वैल्यू जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए किससे, V2 से। और जैसे V1 और V4 है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ओरिजिन है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं था, यहाँ से इसका वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ है। ओके, ठीक है। और देखिए प्रैक्टिकली तो वॉल्यूम 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तो हम स्टार्टिंग कंडीशन हमारा ये है, तो यहाँ से इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ओके, फिर देखिए 4 to 1 जो है हमारा वो आखिरी प्रोसेस है, और आखिरी प्रोसेस हमारा था आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेस हो रहा है यहाँ पर। वो इस कर्व में अच्छे से शो नहीं हो रहा है, इसीलिए टीएस कर्व में देख लेते हैं। तो ये टीएस कर्व में 2 प्रोसेस हो गए आइसोथर्मल के, और 2 प्रोसेस हो गए आपके एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन के। सेम ये एचएस कर्व के लिए भी डायग्राम है। एचएस कर्व आपको पूरे सिलेबस में सिर्फ एक जगह बनाना है, एंट्रोपी एंथैल्पी डायग्राम। तो देखिए एंट्रोपी तो कांस्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट लाइन हमने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसको ग्राफ के साथ ही ले सकते हैं, या इसको भी सीधा बना सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम इसमें भी। ओके, इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक आदर्श साइकिल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। क्यों पॉसिबल नहीं है ये हमको बाद में पता चलेगा। देखिए डोम डोम के अंदर प्रेशर टेम्परेचर दोनों कर्व सेम होते हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई, क्योंकि फेज चेंज प्रोसेस डोम के अंदर शो करते हैं, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। अब हमने जो हमको इफिशियंसी निकालनी है रैंकाइन साइकिल की, तो हमने जो हमारा पुराना फॉर्मूला है वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, उसको हमने लगाया। वर्क डन जो है हमारा वो हो गया W, और हीट सप्लाई जो है हमारा वो हो गया Q1। तो W जो है वर्क डन के लिए कार्नोट साइकिल का हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, Q1 माइनस Q2 बाई Q1। Q1 जो है वो है हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग 1 to 2 प्लस हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग 4 to 1। दो प्रोसेस में हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, 1 से 2 में भी एब्जॉर्ब हो रहा है, और 4 से 1 में भी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। 1 से 2 और 4 से 1 दोनों ही जगह हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, 4 to 1 में जो हो रही है वो कम हो रही है, ठीक है। अब HF1 HF2, F का मतलब है कि फ्लूइड। देखिए कोई भी चीज जो है, टू फेज सिस्टम इस यूनिट का पुराना नाम इसलिए लिखा गया था क्योंकि यहाँ पे दो रूप होते हैं। जैसे हम लिक्विड का बात करें तो जब उसको गर्म करेंगे तो वो स्टीम में बदल जाएगा, तो दो रूप हो गए, एक लिक्विड हो गया, एक वेपर या गैस फॉर्म हो गया, ठीक है। मैं गैस बोलूंगा अब। तो जहां पर भी लिक्विड फॉर्म में का एंट्रोपी एंथैल्पी सॉरी कोई भी वैल्यू रहती है, जैसे यहाँ पे एंथैल्पी है H, तो अगर लिक्विड फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट है तो उसको F से शो करते हैं, और जहां पर भी ये लिक्विड फॉर्म में ना होके गैस फॉर्म में होता है उसको जी में शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये एफ जी दिखा रहा है, इसका एफ जी का मतलब है यहाँ पे लिक्विड भी है गैस भी है, मतलब पूरे तरीके से जो आपका पानी है वो स्टीम में नहीं बदला है। अभी यहाँ पे दोनों चीजें हैं, फ्लूइड भी है और गैस भी है। फ्लूइड का मतलब यहाँ पे आप मानिए लिक्विड मानिए, और गैस का मतलब मानिए स्टीम मानिए। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए देखिए फॉर्मूला ये भी है कि एच एफ प्लस एच एफ जी जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं एच जी बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो डोम है, इस डोम को मैं अभी आपको और अच्छे से भी समझाऊंगा जिससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। इस डोम को भी अपन बहुत अच्छे से समझेंगे, और फिलहाल इस साइकिल को थोड़ा सा समझ लीजिए आप, फिर आपको दोबारा जब आप इसको समझने जाएंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पॉइंट 1 से 2 में एंथैल्पी जो हो रही है हमारी, एंथैल्पी डायग्राम से वो सेम हो रही है, सेंसिबल हीट और एंथैल्पी ऑफ वाटर एट पॉइंट 1 विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर P1 और P2। P1 और P2 दो पॉइंट जो हो रहे हैं वहां पर हमारा एंथैल्पी का जो वैल्यूज है वो सेम आ रहा है। और सेम ऐसी HF3 से HF4 में भी हमको सेंसिबल हीट जो है वो क्या हो रही है, सेम आ रही है, इसके एंथैल्पी सेम आ रही है। तो हीट सप्लाई का जो फॉर्मूला है वो देखिए HFG2 प्लस HF1 माइनस HF4। ये ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए हीट सप्लाई के लिए हमने माना दो जगह हीट सप्लाई हो रहा है, 1 से 2 में हो रहा है, 4 to 1 में हो रहा है। तो 1 से 2 में जो हो रहा है वो उसका डायरेक्ट पॉइंट हमने ले लिया HFG2, और 4 to 1 में जो हो रहा है उसको मान लिया हमने 1 to 4 मान लिया, ठीक है। क्योंकि 1 से 2 में क्या हो रहा है, लेटेंट हीट आ जा रही है, लेटेंट हीट आ जा रही है, इसीलिए ये इसको HFG2 मान रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में थोड़ा मॉइस्चर भी है इसमें और थोड़ा लिक्विड भी है इसमें, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए HFG2 प्लस HF1 माइनस HF4 जो है वो HF1 की जगह में HF2 ले लिए हैं, क्योंकि HF1 इजिकल टू HF2 है, तो HF2 हो गया माइनस HF3 किए। तो देखिए HFG2 प्लस HF2 ये दोनों मिलके बन गए क्या, H2, ठीक है। जहाँ पे फ्लूइड और फ्लूइड गैस दोनों मिल जाते हैं तो उसको H2 भी लिख सकते हैं, या इसको HG2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये गैस फॉर्म में आ गया है, इसको G2 भी लिख सकते हैं, माइनस HF3 ये हो गया।
अब देखिए Q2 जो है वो है हमारा हीट रिजेक्टेड जिस प्रोसेस में हो रहा है 3 से 4 में, तो 3 से 4 में कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में बदल रहा है, तो H3 माइनस HF4। ठीक है, गैस को अपन नॉर्मल लिख दे रहे हैं H3, G3 नहीं लिख रहे हैं, लिख भी सकते हैं, कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, H3 भी लिख सकते हैं, या नॉर्मल इसको हमने लिख दिया H3, हम समझ ले रहे हैं कि यहाँ ये गैस फॉर्म में है, और कंडेंसेशन हो गया इसका, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। 3 से 4 में हीट रिजेक्ट हुआ है, तो 3 में जो एंथैल्पी थी वो H3 थी, वो गैस की थी, और 4 में जो था वो फ्लूइड का था, उसको माने हम HF4 माने, तो H3 माइनस HF4। H3 को जब गैस को तोड़ेंगे तो फिर से इसको लिख सकते हैं HF3 प्लस X3 HFG3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको x नहीं दिखाई दिया था, यहाँ पे x दिख गया है, तो x का मतलब ये होता है कि ड्राइनेस कितना कितना ड्राई है वो ये बताता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू ये माना गया था कि यहाँ पे 1 है करके, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, ये फॉर्मूला ही है इसका, मैं आगे समझाऊंगा आपको। और ये माइनस HF4 हमने लिख दिया। ठीक है, HF3 इजिकल टू HF4 है फॉर्मूले के हिसाब से हमारा। ठीक है, ग्राफ के हिसाब से तो वो हमने रख दिया। तो देखिए HF3 और HF4 दोनों बराबर है, हम प्लस माइनस में कट गए, तो ये टर्म आपको मिल गया X3 HFG3। तो Q2 इजिकल टू X3 HFG3। Q1 माइनस Q2 कर दीजिए, जो वैल्यूज आई है उसको हमने लिख दिया। ठीक है, और जो माइनस वाले टर्म्स थे उसको ब्रैकेट के अंदर ले लिए, तो ये प्लस में हो गए। तो देखिए HF3 प्लस X3 HFG3, तो फिर से ये एक फार्मूला बन गया, तो इसको हमने ले लिया H3 ले लिया। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू H2 माइनस H3। तो अब हमारा एफिशिएंसी जो है ये H2 माइनस H3 हीट उसका आ गया, वर्क डन का आ गया, और हमारा जो हीट सप्लाई कितना हुआ है, तो हीट सप्लाई Q1 था, Q1 जो हमारा आया है, Q1 आया है H2 माइनस HF3, तो H2 माइनस HF3 हमने ले लिया। तो ये हुआ ओल्ड रैंकाइन साइकिल या नॉर्मल रैंकाइन साइकिल या सिर्फ रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी का डेरिवेशन। ठीक है, इसके बाद मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल आ रहा है, जो मैं आपको अभी समझाता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग इस यूनिट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं पहले साइकिल आपको पढ़ा देना चाहता हूँ कि एक बार साइकिल को आप पहले जान लेंगे, कुछ आपको ओवरव्यू हो जाएगा, तो फिर अपन आगे भी इसको और अच्छे से समझते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, सारे यूनिट्स में सबसे टफ यूनिट ये है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, और मैं कॉलेज में भी फ्री रहूंगा, आपको अगर पढ़ना होगा तो आप कॉलेज में भी आके मेरे से पढ़ सकेंगे। तो अब हम लोग मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल को पढ़ते हैं। ओके।